अपना वतन होता है, चाहे आप कहीं भी रहे, वो एक टच होता है जो आपको अपने मदरलैंड के साथ होता है। तुम आज तक हाक खवान मोंझाक यहाँ से जाता है साग उनके लिए अच्छा, अभी क्योंकि एक मदरहुड होता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती रहती है। ये एक थ्रेड जैसा लग रहा है कि अगर हमने फिर से सेटल आउट किया पद गैसे सोई बोश कशीर पोइट, तो हम तो ना घर के रहेंगे ना गाट के रहेंगे। एशियन मेल पॉडकास्ट टॉक सुनने वालों को रशीद राहिल का सलाम। आज हमने अपने पॉडकास्ट में एक नौजवान कश्मीरी पंडित लड़की को दावत दी है जो न सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि एक शायरा, एक राइटर भी है। मेरा मकसद है मोहतरमा महकबान एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और इब्तिदाई तालीम कहाँ से आपने स्टार्ट की? जी, मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ टंगमर्ग से, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक खिता है, उधर से मेरी जो तालीम हासिल हुई फ्रॉम माय जूनियर एज जो मेरी रही, उधर की तालीम हासिल की मैंने रूरल मिशन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम अप टू 7th, और 7th ऑनवर्ड्स मैंने अलस्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बडगाम जो है वहाँ से तालीम हासिल की। और उसके बाद 10th के बाद 11th और 12th क्लास जो मेरा हुआ वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से हुआ। और उसके बाद से मैं अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से ऑनर्स की डिग्री हिस्ट्री में ले रही हूँ, परस्यू कर रही हूँ अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से। आपकी पैदाइश कहाँ हुई असल में? मेरी पैदाइश बेमिना में हुई, हुसैनी हॉस्पिटल बेमिना, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। तो मेरी पैदाइश कश्मीर में ही हुई है। एक कश्मीरी पंडित 1990 में सारे के सारे कश्मीरी पंडित तकरीबन यहाँ से चले गए, जो यहाँ टर्माइल हुआ था, जो यहाँ तशद्दुद की वारदातें रोनमा हुई थी। तो आपका घराना क्यों वादी से बाहर नहीं चला, इसके बारे में थोड़ा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं। एक्चुअली जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है, जो मैसेकेयर एक हुआ था, संग्रापोरा मैसेकेयर, उसके दौरान जो हमारे घर के बहुत सारे फैमिली मेम्बर जो है उनको शहीद किया गया बाय द मिलिटेंट्स। तो उसके बाद से फिर बडगाम शिफ्ट हुए। फिर हम रेंट हाउस में रहते थे, एक कमरा था छोटा सा। आई रिमेंबर कि मेरे चाइल्डहुड अप टू 2008-2007, तो एक छोटा सा कमरा था। मानो तो एक मकान में आप 10-15 फैमिलीज़ रहते थे और एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग सर्वाइव करते थे। तो बहुत स्ट्रगल थी उन दिनों। फिर जाके हमें क्वार्टर्स मिले 2008 में, जो शेखपुरा पंडित कॉलोनी। ये 31 फैमिली मेंबर्स थे जो कश्मीर से नहीं निकले थे, जो कश्मीर में ही रहे थे। तो उनको फिर हमें क्वार्टर्स मिले वहाँ पे। तो फिर हमने अपनी जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट की। नहीं, आपके वालिदैन का क्या मकसद था कि जब सारे चले गए वो अपना जो ज़मीन या जायदाद या जो अपनी जन्मभूमि उनकी थी उसको नहीं छोड़ना चाहते? इस बारे में कोई चर्चा उनके साथ आपकी हुई है? एक्चुअली अपने वतन को कोई भी छोड़ना प्रेफर नहीं करेगा। और जब हमने अब सब कुछ गंवा ही दिया था, मीन्स फैमिली मेम्बर्स लगभग चले ही गए थे। मेरे मामी के जो ब्रदर थे उनको भी शहीद किया गया। वो ही वॉज एट द एज ऑफ, मतलब 10th क्लास में पढ़ते थे वो, तब बहुत कम एज थी उनकी। जो मेरी मम्मा की साइड से जो उनके कज़न ब्रदर और उनके ब्रदर, उन्होंने कुछ BA या MCOM परस्यू किया था, तो यहाँ बहुत यंग थे, तो उनको भी शहीद किया गया उसमें। मेरे ग्रैंडफादर है जिनका भी अवतार कृष्ण, मेरे ग्रैंडफादर का नाम है, मास्टर थे वो। उस दौर में स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को तालीम देते थे, और उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी शहीद कर दिया गया। अच्छा, ये बताओ, जो टंगमर्ग एरिया में आपकी ज़मीन जायदाद या मकानें थी वो अभी मौजूद है कि वो बेच डाला? पुरन यथ कशीर पर छो ना, पुरन छन के। एक्चुअली उन दिनों क्या होता था, आई रिमेंबर मेरे ग्रैंडफादर के पास, जो मेरे फादर के फादर है, उनके पास आते थे वहाँ के लोग। एंड मैं बहुत छोटी थी, तो वो बोलते थे कि तो छूना कौन वन क्या छुए थे, आप बेचो इसको। एंड दे वर इंसिस्टिंग कि बेचो। और आई रिमेंबर अभी 1 करोड़ का वो ऑर्चिड है, एप्पल ऑर्चिड, जो मेरे दादा ने उस टाइम पे उसकी अटॉर्नी दी थी।
अटॉर्नी दी जाती थी उस टाइम पे, तो 3,500 5,000 में उस टाइम पे अटॉर्नी दे दी। और आजकल मतलब मेरे फादर ने 1-2 बार उनको कहा कि तो थ्रो यू ज़मीन, जो कुछ ज़मीन है वहाँ पे, हम तो रेगुलरली वहाँ जाते नहीं हैं बिकॉज़ अब हम यहाँ पे रहते हैं, तो और मिलिटेंसी का ये दौर था, तो हमें ज़्यादातर हम फ्रीली नहीं वेंडर कर पाते थे यहाँ पे। तो मेरे फादर ने बोला उनको कि तो थ्रो, बट दे अवॉइड, क्योंकि अब उन्होंने उस पर मकान बनाया है ना लोगों ने, तो वो अब नहीं छोड़ेंगे वो चीज़। तो मैक्सिमम आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो दोस्त हैं, हमसाया है, वो बाहर के स्टेटों में हैं, चाहे जम्मू में है या जम्मू से बाहर। जब आप कभी जाते हैं, चाहे शादी ब्याह की तकरीब होती है या कोई मिलन, कोई मिलन होता है, तो आप उनसे मिलते हैं, क्या महसूस करते हैं आप कि कश्मीर में रहकर और वो जम्मू या दीगर स्टेटों में रहकर वो सही है कि आप सही है? सही तो दोनों है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस से डील किया, उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे ये नहीं कि हम यहाँ पे रहे तो हमने नहीं झेला, जो जम्मू गए उन्होंने नहीं झेला, उन्होंने भी वो टेंट्स में रहे हैं एज़ यूजुअल। जो मेरे फादर से मैंने सुना कि जो हमारे रिलेटिव्स है, दे यूज्ड टू लिव इन टेंट्स, और लाइन लगती थी पानी के लिए, उन दिनों पानी नहीं होता था, ऊपर से कोशुर है कि न गर्मस मजरूजत, गर्मी बर्दाश्त होती नहीं थी। और उस दौर का मुगल रोड से वो गए थे ट्रकों में भर भर के, मतलब फैमिलीज़ निकली थी उस टाइम पे। तो उस वजह से देखा जाए तो दोनों ने ही सफ़र किया है, चाहे हम हो या वो लोग वहाँ पे हो। लेकिन आज जो सूरत हाल है, बहुत सारे कश्मीरी पंडित वापस अपने वतन आना चाहते हैं, तो इस हवाले से आप क्या फील करते हैं कि आप सही थे कि वो सही थे? सही, आप देखिए हालात उस टाइम पे उतने ठीक नहीं थे, और कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि हम क्यों नहीं चले गए, क्योंकि इतना ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी में, दिस इज़ द ट्रुथ, एक लड़की को लेकर खासकर। लेकिन जो कश्मीरी पंडित्स बाहर हैं, दे हैव अ वेरी गुड ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग बहुत ब्रॉड हो चुका है। लेकिन हम हम अभी भी लैक कर रहे हैं ब्रॉड माइंडेडनेस में। अब आप दूसरे पड़ाव पे चलते हैं कि आप एथलीट है, आप खो-खो चैम्पियनशिप आपने नेशनल लेवल पे खेली है, तो किस तरह से आप खेलों की तरफ राग़िब हो गई? मेरा पहला, जब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 5th क्लास में, तो मेरे को पहले से था, बचपन से मैं खेलों में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे डिफरेंट मल्टी टास्क करने की बहुत आदत थी बचपन से। तो जैसे ही टास्क करते गई, मुझे अभी भी याद है मेरी मामा चिल्लाती थी खिड़की से, जब हम एक्चुअली हमारा जो कॉलोनी सिस्टम है ना, इट्स लाइक पूरा कवर्ड है वॉल से, तो गुस्सो तो लाइफ इज़ लाइक इट टर्न्ड ऑफ, नहीं पता, मतलब वो जो एक होम लाइफ होती है ना, जो एक विलेज लाइफ में गुजारना चाहती थी अपने वतन में, पहले होते थे, तो वो चीज़ मैंने नहीं देखी। और वो चीज़, उस चीज़ ने हमारे चाइल्डहुड के बच्चे थे, मेरे एज के बच्चे, हमने बहुत सफ़र किया, हमारा चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं कि जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी होती थी वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर नहीं पाते थे। तो एक ही 4 दीवारी के अंदर रहना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों को लगता होगा दे आर सेफ़, बट ये उसी को पता होता है जो फील कर रहा होता है कि आप तो अंदर से कैसे फील कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो खेल कूद मैंने 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया। तो मुझे अभी भी याद है, मम्मा मुझे चिल्ला के बोलती थी वलखा से और वाइन खली छका सन गिंदान। तो पढ़ाई की और भी मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि एज़ यूजुअल होता है कि कुंवारी कच्छ परुन, ये कश्मीरी सोसाइटी की एक वो नैरो माइंडेडनेस है कि कुंवारी कच्छ परुन वाली करके ये किस्मत असास इस्तेवाती, ये जो स्लैंग है ये हमारी सोसाइटी में चलती है। तो लेकिन मेरी मम्मा बहुत, हाँ अभी भी चलती है। आप देखेंगे अभी उन एरियाज़ में, जो विलेज, जो बैकवर्ड एरियाज़ है, उनमें अभी भी लड़कियां सफ़र कर रही है, बट वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती है। जैसे मैं तो ऐसी हूँ स्ट्रेट फारवर्ड कि मैं उठा दूँगी आवाज़, बट कुछ लड़कियां बहुत कुछ सोचती है कि समाज क्या कहेगा। जब आप स्टेट लेवल पे खेलने गई या नेशनल लेवल पे खेलने गई, तो आपके वालिदैन की रिएक्शन क्या रही? जब मैं फ़र्स्ट टाइम के लिए स्टेट लेवल पे गई, अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेट लेवल से वापस आई, मेरी वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई। तो उधर से आके मुझे बहुत, मतलब बुरा फील हुआ कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई।
तो उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई नेशनल्स के लिए, तो मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ और मेरे पेरेंट्स ने पुश किया कि नहीं तुम जाओ स्टेट लेवल के लिए। मैंने मध्य प्रदेश गई हूँ, मैंने राजस्थान में नेशनल लेवल चैम्पियनशिप खेली है खो खो की, मैंने राजस्थान में खेला है, मैंने उमरिया MP उमरिया में नेशनल लेवल चैम्पियनशिप खेली है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेशनल लेवल, जहाँ पे डिफरेंट दमन एंड दीव, हरियाणा, छत्तीसगढ़, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो क्वालिफाई किया होता है उन्होंने स्टेट में, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत खुद में ही एक अचीवमेंट है कि इंसान वहाँ तक पहुँच के खेल देख रहा है कि है क्या। और वहाँ पे भी मुझे दिखता था कि हम अभी कम हैं, अभी हम में उतनी वो एंथुजियास्टिक लाइफ नहीं जिए जितना बाहर के बच्चे खेल में बहुत आगे हैं एज़ कम्पेयर टू हमसे। अगर हम देखा जाए, कंपैरिजन करें, हम में अभी भी वो लैकनेस है। जो आपकी मामा जो आपको डांटती थी खेलने पे, आज क्या फील कर रही है? एज़ यूजुअल जो मुझे दिखता है, मेरी मम्मा मुझ पे बहुत प्राउड फील करती है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली सोसाइटी का वो असर भी रहता है कहीं ना कहीं। मेरी मम्मा मतलब उस सोसाइटी में पली बड़ी है, तो लुक छ यवान वन खतर के हे चे कूर छे बन किन फेरान, यूजुअली बहुत होता था। मतलब जब मैंने चाइल्डहुड, मेरे घर आते थे, मेरी मम्मा को बोलते थे हे चे कोर मोहिनी छे फेरान, तो मेरी मम्मा को कहीं ना कहीं फील होता था। तो फिर मेरी मम्मा डांटती भी थी, तुम क्यों जाती हो खेलने, वो ये। यूजुअली लोगों का क्या काम होता है, वो लोग बोलते हैं कि ये लड़की है तो ये क्यों बाहर जाएगी। बट अभी सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन एरा है, अगर अभी भी ये सोसाइटी में इनहेरिटेंस रही ना, तो लड़की कभी, एवरीथिंग इज़ इक्वल, मगर लोग नहीं मान रहे हैं कि हर एक चीज़ इक्वल है। आपका एक और पड़ाव, आप शायरी का भी आपका शगुफ है, आप शायरी भी करती है और लिखती भी है। क्या आज तक लिखा है आपने? कौन सी किताब लिखी है या किसका ट्रांसलेशन आपने शायद किया है? मैंने वो बाहर की पब्लिकेशन थी, फ्लेयर्स एंड ग्लेयर्स पब्लिकेशन, तो उसमें मैंने बहुत सारे बुक्स में को ऑथर रही हूँ मैं, लाइक चाय और तुम, द हार्ट वॉज नेवर माइन, मेरी माँ। तो ऐसी डिफरेंट किताबें थी जिसमें मुझे भी मौका मिला लिखने का, अपने जो मेरे अंदर वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थे, वो मैंने उसमें डिस्क्राइब किए। तो जी, ये कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ? खेलों का शौक़ तो आपने बता ही दिया कि आंगन में बैठकर खेलते थे बच्चों के साथ और धीरे धीरे यही आगे बढ़ता गया। लेकिन जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है या शायराना मिजाज का ताल्लुक़ है, इसको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि मुझे खुद से इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि जब इंसान के पास व्हेन यू टॉक विथ एनी अदर पर्सन, जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ना, तो आप कलम को एक ज़रिया बनाते हैं उन फीलिंग्स को बयान करने के लिए। और हमेशा क्या होता है कि हर एक आपको नहीं समझ सकता, हर एक का वो जो जिस तरीके से आप समझाना होता है, दूसरे का डिफरेंट सोच होगा, नेचुरली डिफरेंट थॉट्स होते हैं डिफरेंट लोगों के। तो मैंने कलम को अपना वो ज़रिया बनाया, जिससे जो भी मेरी फीलिंग्स थी या जो भी मैं एक्सपीरियंस करती थी, क्योंकि मैं यूजुअली आई एम अ वेरी डीप थिंकर, मैं बहुत सोच के, मतलब अगर कोई चीज़ हो भी रही है, मैं उसके बारे में भी सोचूंगी ये चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो उससे इंस्पायर होके मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे नहीं पता था, यूजुअली मैं छोटी थी तो मैं अपनी कॉपीज़ के पीछे लिखती थी। तो एक बार मेरे टीचर थे स्कूल में, उन्होंने मुझे बोला, महक तुम यहाँ क्यों लिखती हो, एक डायरी मेंटेन करो बेटा, तो शाम को जो भी आपको लिखना तो वो एक डायरी मेंटेन हो जाएगी, तो कॉपीज़ के पीछे मत लिखा करो, ये फेयर नोटबुक से इसके पीछे नहीं लिखते। तो वो भी बहुत इंस्पायर हुए, उन्होंने बोला आप लिखा करो, फिर मुझे दिखाया करो, मैं पढ़ा करूँगा। वो एक मेल टीचर थे हमारे स्कूल में। तो तब से मैं लिखती गई। ज़्यादातर जब मुझे मन करता है, मतलब हॉबी है मेरी, मैं लिखना कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक कलम ही वो एक ज़रिया है जो आपको ऊंचाई तक ले सकता है। जो आपने लिखा है, जहां आप को ऑथर रही है जिन किताबों की, उनमें आपने जो फीलिंग, किस तरह की फीलिंग या क्या लिखा, कोई ख़ास चीज़? उसमें जैसे चाय और तुम,
चाय और तुम में मैंने अपने फादर के रिलेटेड लिखा था कि आपने जो हमारे लिए किया दैट वाज वेरी मच मतलब हेल्पफुल टिल आपने यहाँ तक पहुँचाया कि एक लड़की जिसको मतलब लड़की को बहुत नकारा जाता है हमारी सोसाइटी में, तो उसको लेके कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन वी आर स्टिल अराइजिंग, हम अराइज हो रहे हैं दिन ब दिन विद वो सोशल नॉर्म्स को छोड़ के कि यू सपोर्टेड यू पुश्ड। तो सबसे ज़्यादा लेकिन मेरी मदर ने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। फादर का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है सपोर्ट में, लेकिन जी मेरी माँ, मैंने किताब लिखी थी बिकॉज माई मदर हैज़ सेक्रीफाइस्ड अ लॉट फॉर अस। हम उसका कभी भी अगर मैं थैंक यू भी करना चाहूँ तो वो कम है उनके लिए। उन्होंने हमारे लिए बचपन से लेके आज तक बहुत, वो अभी क्योंकि एक मदरहुड होता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती रहती है। कंटिन्यू। अभी जो कश्मीर के पंडित जो बाकी स्टेटों में हैं या जम्मू में हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि हम कश्मीर वापस आएं, और आपका कश्मीर में रहना, क्या आप खुद को खुशकिस्मत समझ? बिल्कुल, अपना वतन होता है, चाहे आप कहीं भी रहे, वो एक टच होता है जो आपको अपने मदरलैंड के साथ होता है, जो अपनी लैंड है, अपनी सरजमीन है, उसको छोड़ना वो एक पंडित्स के लिए जो था, एक पंडित के लिए बहुत बुरा एपिसोड रहा वो दौर 90s का। आज वही पंडित जब यहाँ आते हैं ना एज ए टूरिस्ट, तो उनको वो फील होता है। मैं कंटेंट्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत कश्मीरी पंडित्स है, वो अभी भी चाहते हैं कि वो वापस आए, और वो उधर लिखते हैं कि ये बहुत 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 दर्दनाक फील है अंदर से कि आप अपनी ही सरजमीन में वापस तो आ रहे हो, लेकिन एज अ टूरिस्ट बन के आ रहे हो। तो ये एक बहुत, इट इज़ अ वाउंड, इट्स लाइक अ वाउंड। तो आप खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप यहाँ ही रही या आपके पेरेंट्स यहाँ? जी बिल्कुल। ये जब आपका कोई त्यौहार होता है, पहले अय्याम में जब मुसलमानों की ईद होती है तो सारे पंडित उनके घरों में होते हैं, जो हमसाया दोस्त वगैरह होते थे, या कश्मीरी में जो पंडितों की हैरत होती है महाशिव यात्रा, उसमें सारे मुसलमान जो होते हैं उनके दोस्त हमसाया वगैरह वो खाना खाते थे। क्या आज जब कोई इस तरह का त्यौहार आता है, क्या वही पुराना सिस्टम आपको नज़र आ रहा है जो आपके बुज़ुर्गों ने सुनाया है, या उसमें कुछ तब्दीली आई? सच में बता। हाँ, ट्रुथ बोलूँगी, जिधर तक मैं देखती हूँ मेरे घर पे, जब हमारी परसों शिवरात्रि थी तो हेयर अथर्साइज, मेरे मम्मा के कोलीग्स, मेरे फादर के जो हमारे रिलेशन में या मम्मा को जानते हैं, गाँव से आए थे, मुस्लिम बरादरी। जी बिल्कुल, गाँव से आए थे विश करने के लिए कि आज आपका बड़ा दिन है, और ये हमारा बहुत ख़ास बड़ा दिन होता है, तो इसमें हम मीट वगैरह भी बनाते हैं नेक्स्ट डे, शिवरात्रि के नेक्स्ट डे। तो वो हमारे घर पे एज़ यूजुअल खाना खाते हैं, एज़ बीइंग अ मुस्लिम वो हमारे साथ खाना शेयर करते हैं, हम उनके साथ बैठ के खाते हैं, और बहुत अच्छे से रहते। हाँ, समवट 100 में से अगर 80% लोग ठीक है, 20% लोग ठीक नहीं भी हो सकते हैं। ये हर माशरे में होता है, हर सोसाइटी में होता है, लेकिन जहाँ आप 80% की बात कर रहे हैं, 80% ठीक होते हैं। फिर ये बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, जो आपके दोस्त हमसाया रिश्तेदार बाहर रहते हैं, वो वापस क्यों नहीं आते? वो वापस, देखिए इसमें ये चीज़ है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, अब उनको ये एक थ्रेट जैसा लग रहा है कि अगर हमने फिर से सेटल आउट किया, पद गैसे सोई बर्श कशीर पट, तो हम तो ना घर के रहेंगे ना गाँठ के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पहले खोया, और वो चीज़ वो खोना नहीं चाहते हैं। पहले ही उनके दिल में वो हेट्रेड है कहीं ना कहीं। आप जो हुआ, अगर वो वापस आएंगे, कल को अगर फिर से हालात ख़राब हुई तो कौन जिम्मेदार? एट द एंड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है उस चीज़ की। अगर हम रियलिटी देखें, कोई भी अपने ऊपर नहीं। जब आपने मुकाबला किया, आपके वालिदैन ने मुकाबला किया, जो 21 फैमिली यहाँ उसका हालात का मुकाबला किया, वाई नॉट दे? उसका एक इम्पैक्ट भी, असर भी पड़ता है इंसान पे। फॉर एग्जांपल, हमने सर्कमस्टेंसेस में रहे, लेकिन उन सर्कमस्टेंसेस के क्या इम्पैक्ट रहे हम पे, वो चीज़ अगर हम पे बुरे इम्पैक्ट उनके रहे, वो तो बोलेंगे ना कि हम तो बाहर ही ठीक है उस बुरे इम्पैक्ट से। अगर अच्छे से भाईचारे से इंसान रह सकता है तो एक इम्पैक्ट भी अच्छा होना चाहिए। एज एम्बेसडर जब आप बाहर जाती है खेल कूद के लिए या किसी और मशगले के लिए, क्या आप अपने सहेलियों, अपने उन बच्चों या दोस्तों से कहते हैं कि आप कश्मीर वापस?
वो तो खुद चाहते हैं कि वो तो बहुत फील करते हैं कि हमारा मतलब होमलैंड है, काश हम वहाँ आते। तो इवन तो वो बोलते हैं कि पिक्चर सेंड करना जाके हमें, क्योंकि वो हवा सच में वो हवा वो जीना चाहते हैं कि इस हवा में। और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कि दे बिलोंग फ्रॉम कश्मीर। यूजुअली अगर आप बाहर किसी से भी पूछेंगे ना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने मदरलैंड का ही नाम लेते हैं कि वी आर रिफ्यूजीज नाउ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम कश्मीर से belong। आपने शायरी की है, और शायरी की कोई किताब अभी तक पब्लिश की? अभी किताब तो पब्लिश नहीं की कोई, लेकिन को ऑथर बहुत सारी बुक्स में रही हूँ। कुछ हमारे नाज़रीन को सुना सकती है कि अपने जो आपको याद होगा कुछ अशार? हाँ, एक कोट है, इंग्लिश में है, तो वो ज़िंदगी पे ही है। जैसे कश्मीरी पंडित्स का आपने बोला एग्ज़ाइल हो गया, वो यहाँ से चले गए, तो वो एक वाउंड रहा उनके दिल पे। तिम च आज तक हाक खवान मंझाक, यहाँ से जाता है साग उनके लिए अच्छा खासा, मगर त्यु टेस्ट आस तिमन सु हाकुक क्या आब मा सु पोन छुन सु कहीं त्यु टेस्ट आस न। लाइफ इज़ अ डेयरिंग एडवेंचर एंड इफ़ यू चूज़ द डेयरनेस यू चूज़ द लाइफ टू बी योर्स। ये आपने लिखा है? बिल्कुल। क्या इरादा है आगे आपको इन फ्यूचर खेल के साथ साथ, और जो आप हिस्ट्री पढ़ती है और हिस्ट्री कर रही है, क्या अब क्या चाहती हो, क्या करना चाहती है फ्यूचर? इन फ्यूचर ये थोड़ा सीक्रेट है बट सर्विंग पीपल, मैं हमेशा, मेरा जो दिल है वो हमेशा लोगों को सर्व करना चाहता है हमेशा। मतलब आई वांट टू सर्व पीपल एंड विद द ऑनेस्टी। जो आजकल आप देखेंगे तो बहुत कम में ऑनेस्टी पाई जाती है। सब बोलते हैं कि अच्छा ऑनेस्ट, मगर इटरनली वो ऑनेस्ट नहीं होता, वो दिखावा होता है। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट पर्सन, मैं उस जगह तक पहुंचना चाहती हूँ जहाँ जहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, और उनके लिए, चाहे वो किसी, मेरे लिए रिलीजन मैटर ही नहीं करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, सेक्ट से हो। अभी आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी चीज़, किस तरह से लोगों को आप सपोर्ट कर रही है अभी? इस लेवल पे जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना हेल्प करती हूँ। मसलन किस तरीके से? मैं ये मतलब ऑन टीवी स्क्रीन नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज ये मैं थोड़ा पर्सनल रखना चाहूँगी, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट कि इफ़ आई डू समथिंग फॉर समवन तो मैं वो हाईलाइट करूँ। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं। आपने देखा होगा कि मैं जो बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है दैट्स प्राइवेट, बिकॉज जब आपको सुकून की ज़रूरत होती है तो आपको समवट पीसफुल रहना है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि आई डोंट वांट फेम। लोगों को फेम चाहिए होता है, आई डोंट वांट दैट कि फेम हो लेकिन मैं कुछ ना करूं। वो किस चीज़ का फेम? मैं लोगों को सर्व करना चाहती हूँ इन अ गुड वे, गुड मैनर, जो दिल से हो। तो मैं अभी भी जितना मेरे से हो सकता है पैसे के ज़रिए, या किसी को कुछ कपड़े या कुछ चाहिए होते हैं कभी कभार, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना दे देती हूँ। हमें ये बताइए कि इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा आपके क्या शौक़ है? मेरा शौक़ है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ, और आई वांट टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कि जिससे मैं अपने नेशन को भी प्राउड फील करवाऊँ और अपने घर वालों को भी प्राउड फील कराऊँ, खुद भी प्राउड फील करूँ कि नहीं, क्योंकि इंसान जब कुछ करता है तो उसको सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है जो आप कर पाते हो। तो लोगों तक पहुंचना और बीइंग अ गुड, आई वांट टू बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटर इन फ्यूचर। किचन में कभी दाखिल होती है? बिल्कुल उतना नहीं आता मुझे पकाना, सब्ज़ी थोड़ी बहुत पका लेती हूँ। खाना आजकल राइस कुकर में ही बनता है, तो ब्रोहस दानस पेट रनान आज चिंतित करने वाला रन, तो राइस कुकर में खाना बनाना आता है। किचन की सफाई वगैरह करती हूँ मैं, बर्तन धोती है, इवन दो घर का काम मम्मा कभी नहीं करती हो तो मैं ही करती हूँ, कपड़े धोने से लेके साफ़ सफाई। डिश कौन सा पसंद है आपको? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मिर्च रोगन जोश वारिया पसंद, रोगन जोश में खाती हूँ। बिल्कुल। महक, मुझे ये बताइए कि आपने रूमी का कहीं जिक्र किया है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। मौलाना रूमी के बारे में आप क्या राय रखती हैं? उनका एक कोट है, लव इज़ अ ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग, कि पीसफुल नेचर, प्यार, ब्रदरहुड के साथ जब इंसान रहता है, जब आप प्यार को शेयर करते हैं हर एक इंसान के साथ, तो वो आपको दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। तो उनकी जो पोइट्री है इट्स वेरी इन डेप्थ,
अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो उसी में खो जाएगा, पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, तो उससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि ये इस मिजाज का इंसान था कि इसने सब कुछ देख लिया है कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी कैसे बितानी है। और वो बोलते हैं कि उनका ये कहना है कि अगर आपको ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है, स्टे साइलेंट। जितना आप ज़िंदगी में चुप रहेंगे ना, उतने आप ऊंचाई कौशर पर चाहत वनान कि छोरी बांच वारिया वजान, तो रिमेन साइलेंट, यू विल अचीव योर सक्सेस। तो उनका बहुत रोल रहा है। ये जो मौलाना रूमी का सूफ़ी सिलसिला जो है, क्या कहीं आपको वो सूफ़ीज़्म में कोई दिलचस्पी है? सूफीज़म एक ब्रदरहुड का ज़रिया था कश्मीर में, एज़ पर अ हिस्ट्री स्टूडेंट आई नो अबाउट इट बहुत ज़्यादा। तो उनका जो सूफ़ी अंदाज़ था वो ऐसा था कि वो हर एक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर के साथ मेंटेन्ड था। मतलब उससे किसी भी रिलीजियस सेक्ट को दिक्कत नहीं थी, किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे। वो उनका ये था कि हम भाईचारे के साथ रहे और जिसको जो अपना रिलीजन कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करे, लेकिन सोशल ऑर्डर उनके हिसाब से ख़राब नहीं होना चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। आप खुद शायरा है, किस शायर को आप पसंद करते? रूमी की शायरी। बिल्कुल, वो बहुत डेप्थ में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में। किसी खास राइटर से मुतासिर किताबें जिसकी पढ़ी है? मैं यूजुअली आशीष भट्टाचार्य है उनका नाम, उनकी मैंने पढ़ी थी द गर्ल इन रूम नंबर 105। बहुत ज़्यादा डिफरेंट किताब थी वो मेरे लिए। एंड वो रियल स्टोरीज़ लिखते हैं, वो आज भी वो बहुत फेमस है। तो द लव दैट नेवर एंड्स वो मैंने पढ़ी थी। मैं बहुत सारी स्टोरी बुक्स, ये जो नॉवेल्स है, पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इससे जो एक राइटर होता है ना, वो खुद का भी लिखना चाहता है और दूसरे क्या सोचते हैं, उसका क्या रोल, दूसरों का क्या रोल रहता है, तो उस पर बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, वहाँ से इंस्पायर होते हैं। जो कश्मीर से बाहर या कश्मीर में जो लड़कियां हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हो या मुस्लिम बरादरी से हों, क्या पैगाम रहेगा उनके लिए आपका? No one will come and serve you dishes on your platter। आप खुद के लिए खुद खड़ा होइए, क्योंकि कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद के लिए खड़ा नहीं होंगे, खुद की राइट्स को नहीं जानेंगे, आपकी क्या राइट्स है, क्या फ्रीडम है, तब तक आप अराइज़, हम लोग, मतलब मैं खुद को भी इसमें शामिल करना चाहूँगी कि हम लोग तब तक अराइज़ नहीं हो पाएंगे। हमें तब तक दबाया जाएगा जब तक हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे। ये बोला जाता है वो मेरे लिए उठेगा, ये मेरे लिए उठेगी, कोई किसी के लिए नहीं उठता है। आप खुद के लिए खुद स्टैंड ले, तब जाके आप अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकेंगे। और जिस प्यार से आपको आगे आना है, इट्स नॉट हमें रिवोल्ट नहीं करना है किसी चीज़ से, लेकिन अपनी जो हमारी अंदर हमारा टैलेंट है वो हमें बाहर निकालना है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यू हैव टू अचीव अ लॉट। यंग एथलीट महकबान जो अब एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती है, अल्लाह करे इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। ये थी आज हमारे पॉडकास्ट में, और इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में किसी और अहम शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।